बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 करते हैं। स्टूडेंट्स, ये पार्ट बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इस क्वेश्चन की, इस थ्योरम की 11 क्वेश्चन पार्ट 2 की मुझे कॉलेज में भी टीचर ने पढ़ाया, मुझे नहीं समझ आई। मैंने सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत सारे लोगों का लेक्चर सुना, मुझे इस सवाल की कख समझ नहीं आई। लेकिन बेटा सुन लो बात, मैं बड़ी आजिज़ी से अर्ज कर रहा हूं, इंशाल्लाह ताला आज ये मेरा लेक्चर सुनो, इसके बाद ना समझ आए तो फिर कहना। क्योंकि मैं बेटा जो भी बात समझाता हूं सिर्फ कंसेप्ट के साथ नहीं, मैं डीप कंसेप्ट के साथ पढ़ाता हूं बेटा। क्योंकि मैं जो भी सवाल कराता हूं इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरा सवाल कराने के बाद आपको 100% समझ आएगी। मैं जो भी अपने चैनल पे चीज पढ़ा रहा हूं पूरे कंसंट्रेशन के साथ डीप कंसेप्ट देते हुए हर बच्चे के लिए मेरी कोशिश होती है कि हर बच्चे को बहुत अच्छी समझ आए। मेरा लेक्चर सुनने के बाद इंशाल्लाह आपको अब प्रॉब्लम नहीं रहेगा, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये सवाल आपको मेरी श्योरिटी है, गारंटी है, 100% समझ आएगी। क्योंकि मैं बेटा पूरे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन कराता हूँ, डीप कंसेप्ट देता हूँ। आए जरा मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ, इंशाल्लाह आपको 100% गारंटी और श्योरिटी है, आपको मेरा लेक्चर सुनने के बाद 100% समझ आएगी। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। फिर वही बात, इसके जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने कंकरेंट की कहानी उधर सुनाई हुई है। आप 11 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखें तो वहां कंकरेंट की स्टोरी डिटेल में बताई हुई है। यहां पे सिर्फ इतना कहूंगा कि एंगल बाइसेक्टर जो हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि एक ही पॉइंट में से पास होते हैं, ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने से पहले, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में इसी क्वेश्चन 11 के फर्स्ट पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा बातें की थी उससे रिलेटेड, यहां भी मैं पहले कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लूं। बट वो बातें जो हैं इस सवाल को समझने के लिए तो सपोर्ट करेंगी, यूज होंगी, लेकिन वो बातें जो हैं वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आए पहले मैं वो बातें आपको बता लूं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, मैं आपको एंगल बाइसेक्टर बताता हूं कि एंगल बाइसेक्टर क्या चीज होती है। जैसे बच्चों इसमें लफ्ज है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर बाइसेक्शन से निकला है। बाइसेक्शन मीन दो बराबर हिस्से बनाना, कट करना, दो बराबर हिस्सों में किसी चीज को डिवाइड करना, तकसीम करना, उसके दो इक्वल पार्ट्स बनाना। अब एंगल बाइसेक्टर फिर क्या मतलब हुआ? वाजे हो गया सर, एंगल के दो बराबर हिस्से बनाने। इट मीन एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में बांट देती है, तकसीम कर देती है, डिवाइड कर देती है। अ लाइन which divide an angle in two equal parts, फर्ज कर लो बच्चों ये टोटल एंगल जो है ये 20 डिग्री है, तो मैं इसके साथ ये एक एंगल बाइसेक्टर लाइन बना रहा हूं। ये इधर AD एंगल बाइसेक्टर है, ये D इधर कुछ भी पॉइंट हो सकता है। तो अगर ये AD एंगल बाइसेक्टर है बच्चों, तो ये इस 20 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। यानी अब इधर भी 10 डिग्री होगा और इधर भी 10 डिग्री होगा। तो एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन which divides or cut an angle in two equal parts। ये एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दो बातें यूज होंगी, वो मैं पहले बता लूं, फिर वो इधर यूज हम करेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? सपोज बच्चों हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC, ये एक ट्राइंगल है और A के अपोजिट ये जो साइड है BC, इस पूरी साइड BC की ये लेंथ है U लेंथ, और B के अपोजिट ये जो साइड AC है, इस साइड पूरी की लेंथ है V। फर्ज कर लो ये AC साइड की लेंथ है V, और C के अपोजिट यहां पे जो है ये पूरी साइड जो AB है इसकी लेंथ है W। एंगल A पर जो भी एंगल बनेगा उसके अपोजिट ये लेंथ U, B पर एंगल जो भी बनेगा उसके अपोजिट लेंथ ये V,
सी पर एंगल जो भी बनेगा उसके अपोजिट ये जो साइड है इसकी लेंथ डब्ल्यू है। अब मैंने यहां साइड्स को, नॉर्मली हम ट्राइंगल की साइड्स को हम ए बी सी लेते हैं, बट यहां पे मैंने ए बी सी पोजीशन वेक्टर लेने हैं, दैट्स वाई साइड्स की जो लेंथ मैंने ली है अब वो ए बी सी की बजाय मैं यू वी डब्ल्यू ले रहा हूं। आप यू वी डब्ल्यू लेंथ की बजाय एक्स वाई जेड लेंथ भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स वाई जेड लेंथ वो चूंकि वेरिएबल ना कंसीडर हो जाए, बच्चों के जहन में कोई होता है ना कि एक्स वाई वेरिएबल होता है, दैट्स वाई मैं एक्स वाई जेड लेंथ की बजाय यू वी डब्ल्यू लेंथ ले रहा हूं। आप एक्स वाई जेड लेंथ भी ले सकते हैं। तो ये फर्ज कर लो यू वी डब्ल्यू लेंथ है, ये मैं एक एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूं ए डी। अगर ए डी एंगल बाइसेक्टर है तो पहली बात तो ये है कि इस ए डी लाइन ने वर्टेक्स ए पर जितना भी एंगल होगा उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। ये जितना भी एंगल है, मैं अब एंगल की वैल्यू नहीं बता रहा हूं, ना बताने की जरूरत है, ये जो भी एंगल होगा एडी ने उस एंगल को टू इक्वल बाइसेक्टर, टू इक्वल पार्ट्स, एडी ने उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन असल बात अब अगली है, इफ एडी इज एंगल बाइसेक्टर देन एडी लाइन का ये जो डी पॉइंट है, पॉइंट डी कट्स लाइन बीसी। एडी जो है लाइन है, एडी का पॉइंट डी या एडी लाइन लिख ले या पॉइंट डी, एडी यहां पे डी कह लो या एडी लाइन कह लें। एडी लाइन का पॉइंट डी जो है ये इस बीसी लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ये जो पॉइंट डी है ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, द पॉइंट डी या एडी कह लें या पॉइंट डी कह लें, एक ही बात है। डी पॉइंट विल कट लाइन बीसी इन द रेशो, ये रेशो, ये वाली लेंथ इधर ले आए, ये वाली लेंथ इधर ले आए, तो डब्ल्यू रेशो वी। सर ये पूरी लेंथ इधर शिफ्ट होगी या क्या चीज? सर ये इस बात की समझ नहीं आई बच्चों, ये पूरी लेंथ इधर शिफ्ट नहीं होगी, लेंथ की रेशो ले रहे हैं। मसलन फर्ज कर लो ये लेंथ 10 है, ये लेंथ 6 है, तो 10 रेशो 6 दैट इज इनफैक्ट, ये इसको काट दें अगर 2 पे ये कटिंग होगी 5 रेशो 3, तो यही मैंने कहा कि ये इसको 5 रेशो 3 में कट करेगी। पूरी लेंथ नहीं इधर शिफ्ट होगी बल्कि उन लेंथ्स की रेशो बन जाएंगी, यानी पॉइंट डी विल कट लाइन बीसी इन विच रेशो, कौन सी रेशो? ये वाली बेटा, ये वाली जो रेशो है, W इधर शिफ्ट कर लो, V इधर शिफ्ट कर लो। ये एरो मैंने एक खास मकसद के लिए बनाए हैं, जब मैं थ्योरम ये कराऊंगा तो इसमें भी मैंने ये एरो बनाए हैं, यानी जो भी यहाँ पे पॉइंट होगा ये अदर टू साइड्स, यानी इस साइड को नहीं देखना, जिस साइड पे D आया इस साइड को नहीं देखना, अदर टू साइड जो होंगी उनकी रेशो में कट करेगा। और कैसे? लेफ्ट वाली लेंथ लेफ्ट पे और इस पॉइंट के जो राइट पे लेंथ है वो वाली लेंथ इधर, लेकिन इन लेंथ्स की रेशो लेनी है, पूरी लेंथ नहीं बल्कि लेंथ्स की क्या करनी है, हमने रेशो लेनी है। सो पॉइंट डी विल डिवाइड लाइन बीसी इन रेशो W रेशो V। ये इस थ्योरम को याद रखना है, ये थ्योरम इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा। एक तो ये टॉपिक यूज होगा, दूसरा बच्चों आपकी ही इसी बुक की जो एक्सरसाइज 3.1 है वो मैंने अभी नहीं कराई। मैंने जो फेडरल बोर्ड के असेसमेंट फ्रेमवर्क है उसको सामने रखते हुए अभी मैंने 3.1 एक्सरसाइज नहीं कराई, इंशाल्लाह ये फिर मैं बाद में करा दूंगा। लेकिन 3.1 एक्सरसाइज के अंदर उससे पहले एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला क्या है वो इधर बेटा यूज हो रहा है, तो मैं रेशो फार्मूले का कॉन्सेप्ट आपको देता हूं। तो इस थ्योरम में दूसरी बात, रेशो फार्मूला यूज होना है, तो आए रेशो फार्मूला का क्या कंसेप्ट है। फर्ज कर लो बच्चों ये मेरे पास एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट का ये एंड पॉइंट ए है और ये एंड पॉइंट बी है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर फर्ज कर लो ए है और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर फर्ज कर लो वेक्टर बी है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है,
पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर जो है वो फर्ज कर लो वेक्टर बी है। पोजीशन वेक्टर मीन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू सम पॉइंट, किसी पॉइंट तक जो वेक्टर होता है, ओरिजिन से लेकर किसी पॉइंट तक जो वेक्टर होता है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। फर्ज कर लो मैंने ये कहा है यहाँ पे कि ए के अंदर ये पोजीशन वेक्टर है और बी पॉइंट के अंदर ये पोजीशन वेक्टर है। मेरा बेटा आपने इससे प्रीवियस लेक्चर देखना है, क्वेश्चन 11 पार्ट 1 में, उसमें मैंने कहा था कि पोजीशन वेक्टर को जो है हम ट्रेडिशनली ऐसे लिख लेते हैं अंदर मैथ के अंदर, पॉइंट के अंदर पोजीशन वेक्टर, इसी तरह इधर पॉइंट के अंदर उसका पोजीशन वेक्टर, यूं लिखने का स्टाइल है ये आपकी इस बुक में। फर्ज कर लो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं इन पॉइंट्स के अंदर। लेट इस ए बी सेगमेंट को कोई रास्ते में एक पी पॉइंट है पड़ा हुआ है, इस ए बी सेगमेंट के अंदर इंटरनली पड़ा है, ये पॉइंट क्या है इसके अंदर पड़ा है। ये लफ्ज बहुत जरूरी है, क्या पी पॉइंट जो है सिचुएटेड है सेगमेंट ए के अंदर, इंटरनली सिचुएटेड है। एक पॉइंट होता है जो एक्सटर्नली बाइसेक्शन भी कर रहा होता है, यहां पे जो है इनफैक्ट ये पी पॉइंट इसका इंटरनली इसके पार्ट्स, दो पार्ट्स बना रहा है। पी पॉइंट इज सिचुएटेड इंटरनली इन द सेगमेंट ए बी। P point will cut segment AB in M ratio N। ये P point जो है अगर ये M ratio N में कट कर रहा है तो इस P point का पोजीशन वेक्टर जो है C, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये रेशो फार्मूले में हम वैल्यू बताएंगे। तो पूरी स्टेटमेंट ये है, सपोज, तो पूरी स्टेटमेंट ये है, सपोज AB is a segment where A is the position vector of point A, B is the position vector of point B. Let a point P is situated inside the segment AB, internally the segment AB, inside the segment AB or internally the segment AB, and P point cut or divide, cut लफ्ज लिख लो या divide लिख लो, divide segment AB in ratio M ratio N, इस रेशो में कट करता है, इन रेशो M रेशो N इस रेशो में कट करता है। तो पोजीशन वेक्टर, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विच इज द वेक्टर C इज गिवन बाय, उसका बेटा ये फार्मूला है। इसको फार्मूले को याद रखने का ये मैंने स्टाइल बनाया है, ये अभी पूरा फार्मूला नहीं है, इसमें एक स्टेप अभी और बाकी है। ये पहला स्टेप है, रेशो फार्मूले के पोजीशन वेक्टर को याद करने का क्या तरीका है, ये जरा स्टेप 1 देखें। बेटा ये जो भी रेशो हैं इनको ऊपर भी ऐड कर लो, नीचे भी ऐड कर लो, ये जो भी रेशो है M रेशो N, ये कोई नंबर्स हैं, जैसे यहां पे मैंने बोला 5 रेशो 3, तो ये रेशो कोई नंबर्स हैं, इनको ऊपर भी ऐड कर लो, इनको नीचे भी ऐड कर लो, बट ये पूरा अभी फार्मूला नहीं है, ये इसका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, अब ये फार्मूला कंप्लीट होने लगा है। वेक्टर की वैल्यू अब क्या बनेगी, अब बेटा ये जिधर M है ना, इसके क्रॉस में जो वेक्टर है वो M के साथ लिख लो, क्रॉस में यानी अपोजिट। M जिधर रेशो पड़ी है इसके क्रॉस में जो वेक्टर है वो M के साथ लिखना है। N रेशो जो पड़ी है इसके क्रॉस में या अपोजिट में जो वेक्टर A है ये इस N के साथ लिखना है, ऊपर नीचे नहीं। क्या करना है, फिर रिपीट कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ये वेक्टर्स मिटा रहा हूं। आपने बेटा जो भी ये रेशोज हैं इन रेशोज को ऊपर भी ऐड कर दो, इन्हीं रेशोज को नीचे भी ऐड कर दो, लेकिन इस रेशो के साथ वेक्टर लिखना है। ये रेशो जिधर भी पड़ी है इसके अपोजिट वाला वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ये इसके साथ लिखना है, बी के साथ। और एन के साथ कौन सा वेक्टर लिखना है, एन के क्रॉस में या अपोजिट जो वेक्टर पड़ा है वो वेक्टर बेटा इधर एन के साथ लिखना है। यानी यूं याद रख लो, हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये जहन में बात याद रख लो कि अपोजिट वेक्टर या क्रॉस में जो वेक्टर है वो इनके साथ लिखना है। तो इधर भी बेटा अब एक ये वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, बट ये जो वेक्टर मिला है ये वेक्टर हमें मिला है रेशो फार्मूले से, रेशो फार्मूले से ये वेक्टर मिला है। और इस वेक्टर का जो पॉइंट है वो बेटा इंटरनली सिचुएटेड होगा। एक बाइसेक्शन होती है एक्सटर्नली, तो वहां पे जो बाइसेक्शन होगी उधर फिर हम नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, उसकी अलग
रीजन है। फिलहाल ये इंटरनली इंटरसेक्शन है, दिस इज इंटरनली इंटरसेक्शन। एक इंटरसेक्शन एक्सटर्नली होती है, तो फिलहाल हम इंटरनली इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये रेशो, यहाँ पे ये वेक्टर बनेगा। इस फार्मूले का नाम रेशो फार्मूला भी है और सेक्शन फार्मूला भी है, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन होती है। तो ये बेटा दो फार्मूले जो हैं ये इसमें यूज होंगे। स्टूडेंट्स एक और बात भी मैं इसमें ऐड करता जाऊं, जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको कहते हैं इन सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इन सेंटर, और उसको हम नॉर्मली आप लोगों की बुक में कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये क्वेश्चन 11 के पार्ट 1 में, कि आल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो ऑर्थो सेंटर होता है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो सेंटरॉइड होता है, और एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मैं अपने इस लेक्चर में अब बात बता रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको कहते हैं इन सेंटर। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लें ये बात। ये आपके फेडरल बोर्ड में या किसी भी दूसरे बोर्ड में, जो बच्चे मेरे पिंडी बोर्ड का या कोई भी दूसरे बोर्ड का लेक्चर सुन रहे हो, उधर भी ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और आपके तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट में जो है इस तरह का एमसीक्यू जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोली है आ सकता है। जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली है इस तरह का एमसीक्यू बनकर आ सकता है इसमें से। तो आए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का बकायदा सलूशन शुरू करते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया कि इसमें ये दो बातें यूज होनी है, तो प्लीज आए शुरू करते हैं। प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। तो हमने इसमें बेटा, इसमें हम थोड़ी सी वर्डिंग वही पहले लेंगे जो हमने 11 क्वेश्चन के पार्ट 1 में की थी। पहली बात तो ये वही है, सपोज ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। यानी ये कोई ट्राइंगल है हमारी, उसके वर्टिसेस हैं ए बी सी। जाहिर है ट्राइंगल ए बी सी ही होगी, क्योंकि वर्टिसेस जो हमने ए बी सी लिए हैं, और उन वर्टिसेस के अंदर जो हमने पोजीशन वेक्टर लिए हैं, ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर सी। क्योंकि पोजीशन वेक्टर को मैंने अभी कहा कि ट्रेडिशनली आपकी बुक में जो पोजीशन वेक्टर हैं उनको ये वर्टिसेस के अंदर या पॉइंट्स के अंदर हम यूं लिखने हैं आपकी बुक में। पहली बात यही लिखी। अब आगे इनको मैंने लेंथ्स को शो करना है। ए पर जो भी एंगल वर्टेक्स ए पर बनेगा, इसके जो अपोजिट साइड है, ये जो बीसी साइड है, इस बीसी साइड की, इस वेक्टर की जो लेंथ है पूरी, इस बीसी वेक्टर की जो लेंथ है, इसकी मैग्नीट्यूड या लेंथ को मैंने नाम दिया यू। ये जो एसी साइड है, एसी वेक्टर बन रहा है, इसको मैंने नाम दिया है वी वेक्टर। एसी कह लो या सी ए कह लो, इसमें कोई हरज या फर्क नहीं है। फिलहाल चलो आप सी ए लिख लो। सी ए वेक्टर की लेंथ को मैंने, इसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड को वी नाम दिया है, और ए बी वेक्टर की लेंथ को मैंने डब्ल्यू नाम दिया है। यानी ट्राइंगल्स के अलोंग जो ये साइड्स के साथ वेक्टर हैं, इन वेक्टर्स की लेंथ को या ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ को मैंने क्या नाम दिया है, यू वी डब्ल्यू। ये आप देख लें, एक्स वाई जेड भी नाम दे सकते हैं। अब इसमें अगली बात क्या करनी है, लेट ए डी बी ई एंड सी एफ आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ए डी बी ई एंड सी एफ ये हमारे क्या हैं, तीनों ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, और इन एंगल बाइसेक्टर्स के ये जो कटिंग वाले पॉइंट्स हैं, यानी ये डी पॉइंट कट कर रहे साइड बी सी को, ये ई पॉइंट कट कर रहे साइड ए सी को, और ये एफ पॉइंट कट कर रहे साइड ए बी को। ये जो पॉइंट हैं डी ई एफ, इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, इनको नाम हमने कॉरस्पॉन्डिंगली उसी लेटर से रिलेटेड नाम दे दिया डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। यानी डी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको डी नाम दिया, ई पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको ई नाम दिया, और एफ का जो पोजीशन वेक्टर है उसको एफ नाम दिया। ये दो तीन बातें आपने जो हैं ये इधर अंदर सम सर्टन अजम्पशन के लिहाज से लेकर चलनी है। स्टूडेंट्स, जैसे इसी क्वेश्चन के पार्ट 1 वाला मेरा आप लेक्चर सुने, उसमें भी यही बात मैंने की थी, इधर भी मैं यही बात करूं कि ये एक थ्योरम
तरह का क्वेश्चन है, थ्योरम टाइप क्वेश्चन है। और कोई भी थ्योरम जब होता है तो उसमें आप रिकॉल करें, मैट्रिक में भी आपने ये बात सुनी होगी टीचर से कि सम सर्टन अजम्पशन थ्योरम में लेकर चलते हैं और कुछ टारगेट या मंजिल या अपना डेस्टिनेशन सामने, मकसद या मंजिल सामने रखते हुए वो मंजिल या टारगेट को हमने प्रूव करना है, उस डेस्टिनेशन को प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 3 एंगल बाइसेक्टर लेट कर लिए, लेकिन शो ये करना है कि ये तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट आई में से पास हो रहे हैं। आई मीन इन सेंटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम कहते हैं इन सेंटर। तो एंगल बाइसेक्टर्स मैंने ले लिए, प्रूव ये करना कि ये कंकरेंट है। काम भी यही है कि एंगल बाइसेक्टर्स क्या है, कंकरेंट है। कंकरेंट मीन ये सारे के सारे इस एक ही पॉइंट से गुजर रहे होंगे और वो क्या है, आई। ये मैंने प्रूव करना है कि इनका आई जो है ये सबका कॉमन पॉइंट है। तो जैसे मैंने पार्ट 1 में कहा था कि 2 अल्टीट्यूड्स लेकर तीसरा प्रूव करना है, इधर क्या है, इधर हमने एंगल बाइसेक्टर्स लेकर, तीनों एंगल बाइसेक्टर लेकर शो ये करना कि ये कंकरेंट है। लेकिन एंगल बाइसेक्टर्स के अंदर आपने बच्चों हर एंगल बाइसेक्टर के अंदर ये 2 काम करने हैं। ये इस सवाल में ऑब्जेक्टिव या मकसद है कि हर एंगल बाइसेक्टर में इधर ये 2 काम करने हैं। एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम एंड रेशो फार्मूला लगाना है हर एंगल बाइसेक्टर के अंदर। यहां हर एंगल बाइसेक्टर के अंदर ये 2 काम करने हैं। ये आपने काम ज़हन में सेट रख लेना, अपना गोल, अपना मकसद, अपनी डेस्टिनेशन, मंजिल, कि मैंने ये काम करना है। क्या, हर एंगल बाइसेक्टर के अंदर मैंने बच्चों ये वाला थ्योरम और ये रेशो फार्मूला ये लगाने हैं। आए जरा देखें। अब हम पहले एंगल बाइसेक्टर की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं। एज ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, सो पॉइंट डी कट साइड BC, या डिवाइड लिख लो या कट लिख लो, इधर भी मैंने यही बात कही थी। सो पॉइंट D कट साइड, डिवाइड या कट लिख लो, डिवाइड साइड BC इन रेशो। अब ये क्या रेशो होगी, ये D पॉइंट है तो ये W वाली लेंथ इधर और V वाली लेंथ इधर। यही काम मैंने यहां पे किया है। ये आप देख लो, छोटी सी आप चाहें तो फिगर अपने आसानी के लिए क्वेश्चन में बनानी है, इस बात की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको मजीद अच्छी समझ आए, मैंने आपसे वादा लिया था लेक्चर के शुरू में कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको कंसेप्ट ना मिले, आपको ये चीज क्लियर ना हो तो फिर मैं जुर्मदार हूं, फिर मैं जिम्मेदार हूं, देखना। तो इसीलिए मैंने ये साथ अलग से बना दिया, लेकिन आपको उस फिगर की जरूरत नहीं है। आप इधर भी यही काम सामने रखते हुए, क्योंकि क्वेश्चन वैसे बहुत लेंथी हो जाना है तो पेपर में देखना है कि टाइम भी इतना है या नहीं। फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए वो डायग्राम मैंने 2 बनाई है। तो ये W लेंथ इधर और ये V लेंथ इधर शिफ्ट हो जाएगी D के साथ। ये देखो, इट मीन पॉइंट D विल कट साइड BC, डिवाइड साइड BC इन रेशो W रेशो V। इंटरनली का लफ्ज बहुत जरूरी है। इंटरनली का और फार्मूला है रेशो फार्मूला, और एक्सटर्नली का और रेशो फार्मूला है। तो आपने बेटा यहां इंटरनल इंटरसेक्शन हो रही है, पॉइंट डी जो है इस BC साइड के अंदर पड़ा है, बाहर नहीं पड़ा। दैट्स वाई बच्चों ये लफ्ज कहना बहुत जरूरी है, ये बड़ी जरूरी बात है, इंटरनली का लफ्ज जरूर लिखना चाहिए। तो आए बच्चों, ये रेशो बन गई। अब इस रेशो के लिहाज से हम रेशो फार्मूला लगाएंगे। आए बेटा, यही बात मैंने डायग्राम में बना ली अलग से। ये AD एंगल बाइसेक्टर है, ये BC साइड को D पॉइंट जो है ये W इधर शिफ्ट हो गया, V इधर शिफ्ट हो गया। अब मैंने रेशो फार्मूले के लिए ये काम किया। D के लेफ्ट पे ये रेशो रखनी है और D के राइट पे ये रेशो रखनी है। ये लेफ्ट और राइट का बड़ा खास चक्कर है, क्योंकि ये जो एरो है ये गलत ना लिख बैठना। D के लेफ्ट पे ये रेशो
और डी के राइट पे ये रेशो गलत रेशो, यानी ये इधर लिख बैठे और ये इधर लिख बैठे, सवाल गलत हो जाना है। ये इनका सेंस जो है ये जरूर याद रखना है कि कौन सी रेशो किस तरफ रखनी है। अब बी का पोजीशन वेक्टर बी था, सी का पोजीशन वेक्टर सी था इस लिहाज से, और रेशो बन गई है W रेशो V। तो बेटा पहले इन रेशो को आप लिख लो उसी तरह से जैसे इसके शुरू में मैंने 2 स्टेप्स बनाए थे रेशो फार्मूले के लिए। ये देख लो, ये पहला स्टेप ये है कि इन रेशो को ऊपर भी ऐड कर दो, नीचे भी ऐड कर दो, जैसे इधर मैंने किया। इन रेशो को क्या करना है, ऊपर भी ऐड कर दो, नीचे भी ऐड कर दो। ये जो 2 रेशोज हैं, ऊपर भी ऐड कर दो, नीचे भी ऐड कर दो। अब W के क्रॉस में जो वेक्टर पड़ा है वो यहां लिखो, यस, एंड V के क्रॉस में अपोजिट साइड पर जो वेक्टर पड़ा है वो इधर लिखो। ये बेटा हमारा रेशो फार्मूले से D वेक्टर बन गया। पहले हमने रेशो लिखी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की मदद से रेशो लिखी, फिर इस रेशो पर हमने रेशो फार्मूला लगाया, इंटरनल इंटरसेक्शन वाला रेशो फार्मूला। तो ये हमें वैल्यू मिल गई पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। इसकी मदद से हमने डी का पोजीशन वेक्टर निकाला, पोजीशन वेक्टर को हमने नाम डी दिया था, और ये रेशो फार्मूला की मदद से निकालते हैं। जैसे इधर मैंने कहा था पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, उसका पोजीशन वेक्टर ये सी है, तो सी का हमने जो रेशो फार्मूला लगाया था, ये थोड़ी देर के लिए मैंने ये मिटाए थे ताकि आपको उसी तरह से 2 स्टेप्स बना सकूं। तो ये बेटा आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन बेटा एक बात और भी मैं यहां बताता चलूं, जैसे ही आपने बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कोशिश करें इन सब कैलकुलेशन में वेक्टर को राइट पर रखें और नंबर को लेफ्ट पर रखें। नॉर्मली हम यूं लिखते हैं ना 9 इंटू वेक्टर V, तो यही स्टाइल इधर भी आपने अपनाना है कि वेक्टर को लेफ्ट पे रख के वेक्टर को राइट पे रखें और नंबर को यानी लेंथ को या स्केलर को लेफ्ट पे रखें। तो यहां भी यही स्टाइल अपनाया है, और ये जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो तब भी ये नीचे स्केलर है यानी नंबर है, इसको लेफ्ट पे रखा है। इसमें मेरा एक मकसद है, एक मेरा खास इसमें बात है, इसलिए मैंने ये तरतीब भी आपको बता दी है कि इन तमाम कैलकुलेशन में नंबर को लेफ्ट पे रखें, लेंथ को लेफ्ट पे रखें और वेक्टर को राइट पे। दैट्स वाई यहां पे भी मैंने ये किया। और ये जो है ना ये लेंथ्स हैं, ये लेंथ्स हैं, लेंथ्स की रेशोज हैं, नंबर्स हैं। दैट्स वाई ये इस तरह से आपने ये तरतीब रखनी है। अब बेटा यहां पे मैंने ये एक काम किया हुआ है, आपने पेपर में अगर ये थ्योरम आ जाए तो ये वैल्यू जो है इन सेंटर की वैल्यू ये याद रखनी है। दिस इज वैल्यू ऑफ इन सेंटर। क्या? तीनों पोजीशन वेक्टर्स ऊपर, उनके साथ बिल तरतीब लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है। तीनों पोजीशन वेक्टर ए बी सी, उनके साथ ए के वेक्टर के अपोजिट ये लेंथ, वो उससे मल्टीप्लाई करो। बी वेक्टर के अपोजिट ये लेंथ, बी वेक्टर के अपोजिट ये लेंथ, ये मल्टीप्लाई हो रही है। सी वेक्टर के अपोजिट ये लेंथ, ये मल्टीप्लाई हो रही है, और नीचे उन्हीं लेंथ्स का सम। आई की वैल्यू क्या है? पोजीशन वेक्टर्स, उनके साथ अपोजिट लेंथ्स का प्रोडक्ट, नीचे उन्हीं लेंथ्स का सम। ये याद रख लो, ये इस क्वेश्चन में बड़ा टिपिकल ये बात है, ये बड़ी टिपिकल बात है। ये आपने अपने सामने टारगेट रखना है। हर क्वेश्चन में ये चीज मैंने बनानी है, मुकम्मल करनी है। क्या मतलब? यहां पे बेटा देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे देखो, इसका और इसका कंपैरिजन करो, तो इसमें राइट साइड पर देखो क्या चीज मिसिंग है, यहां और यहां क्या चीज की कमी है, गौर करो। तो यूए की कमी है, ये चीज राइट साइड पे बनानी है। आई यूए की कमी है। दैट्स वाई पहला काम हम ये करेंगे कि यूए राइट साइड पर लाएंगे, इसलिए दोनों तरफ ऐड किया, सिर्फ एक तरफ नहीं। एडिंग यूए ऑन बोथ साइड, राइट साइड पे भी यूए ऐड कर दिया, लेफ्ट पे भी यूए ऐड कर दिया। आपने राइट साइड को आई बनाना है। अब अगला काम क्या है? आई बनाने के लिए नीचे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू होना चाहिए। ये हमने क्या किया, इस पूरी चीज से दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बच्चों राइट साइड पर आपने आई बनाना है,
राइट साइड पे क्या बनाना है, आई बनाना है। दैट्स वाई यहां नीचे अब u प्लस वी प्लस डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे। पहले इतनी चीज ऐड की, उसको देखते हुए अब ये डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ, तो ये हमारा आई बन चुका है। पहला जो एंगल बाइसेक्टर है उसके सामने आई की वैल्यू आ चुकी है। आई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आई इज इन सेंटर। इन सेंटर का जो पहला लेटर है वो आई है, तो इसलिए आई लिखा हुआ है। कोई जरूरी नहीं है आप आई लिखें, आप आई की जगह कोई और लेटर भी लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्डली आप यही याद रखें कि मैथमेटिशियन ने इन सेंटर की जो वैल्यू उसको आई का नाम दिया, तो आप भी आई ही ज़हन में रखें। बच्चों यहां मैं आपको एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन बात गिफ्ट करने लगा हूं, वही बात ही दर हकीकत इस थ्योरम का की स्टेप है। जरा सुनना वो बात क्या है, गौर से सुनना मेरा जुमला। ये बच्चों पहले एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू आई है, ये पहला जो हमने एंगल बाइसेक्टर एडी लिया है उसकी ये वैल्यू आई है, आंसर आया है। अगर बाकी एंगल बाइसेक्टर का भी यही आंसर आया, यही वैल्यू आई, बाकी एंगल बाइसेक्टर कौन से हैं, बी ई एंड सी एफ, अगर बाकी एंगल बाइसेक्टर्स के सामने भी उनका भी यही रिजल्ट आ गया जैसे इसका ये आया है, बाकी एंगल बाइसेक्टर्स का भी यही रिजल्ट आ गया, यानी यही आई की वैल्यू आ गई, तो इट मीन सारे एंगल बाइसेक्टर इस आई में से पास हो रहे हैं। आई जो है उनका क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा, और ये चीज फिर प्रूव हो जाएगी कि सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर आई में से पास हो रहे हैं, लिहाजा वो क्या है, कॉन्करेंट हैं। तो इस सवाल में ये बात आपने टिपिकल याद रखनी है। टोटल 3 बातें हैं बच्चों, हर एंगल बाइसेक्टर पे एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम, उसके बाद रेशो फार्मूला, और फिर आई को मुकम्मल करना है। यस, बस दैट्स इट, इतनी बात। फिर रिपीट करूं, हर एंगल बाइसेक्टर के अंदर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम बनाकर रेशो बनानी है, बतानी है, उस रेशो पर रेशो फार्मूला लगाना है, रेशो फार्मूला लगाकर हमने आई की वैल्यू को मुकम्मल करना है, आपका थ्योरम हो जाएगा प्रूव। आओ अब आगे चलते हैं, इंशाल्लाह समझ आएगी 100%, मैंने वादा किया आपसे। अब आगे देखें, एज बीई, ये बीई है, बी हम पहले कह चुके हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर हैं, दैट्स व्हाई एज बीई इज एंगल बाइसेक्टर, सो ई, ये बीई है, सो ई डिवाइड लाइन एसी लिख लो या ये लिख लो, सेगमेंट है, कोई उसमें मसला नहीं, डिवाइड लाइन एसी या सेगमेंट एसी इन विच रेशो, गौर करो ये ई है, ई के साथ ये यू इधर आएगा और ये डब्ल्यू लेंथ इधर आएगी, यू लेंथ इधर आएगी, डब्ल्यू लेंथ इधर आएगी। वो जो बात मैं कह चुका हूं मेन वही बात है, तो आओ यही बात की हुई है मैंने। आप चाहें तो यही फिगर काफी थी, हर बार अलग से ना बनाएं, पेपर में टाइम थोड़ा होता है, बट मैंने तो अभी लेक्चर में समझाने के लिए साथ बना दी है। बीई, ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट डिवाइड सेगमेंट एसी इन रेशो यू इधर और डब्ल्यू इधर, इन रेशो यू रेशो डब्ल्यू, ये बच्चों डब्ल्यू कर लें, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, यू रेशो डब्ल्यू, यू इधर और डब्ल्यू इधर, यू रेशो डब्ल्यू इंटरनली, लफज इंटरनली जरूर साथ लिखना है। तो आए अब रेशो फार्मूले से ये एसी सेगमेंट बना लो, इसके अंदर ई जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर लिख लो, और रेशो फार्मूले के लिहाज से क्या करना है, पहले इन्हीं रेशोस को ऊपर भी ऐड कर दो, नीचे भी ऐड कर दो, यही जो 2 रेशोज है, ये यू रेशो डब्ल्यू, इन्हीं रेशोस को ऊपर भी ऐड कर दो, नीचे भी ऐड कर दो। तरीकाकार रेशो फार्मूले के याद करने का मैंने 2 स्टेप्स बताए हैं रेशो फार्मूले में। पहले क्या करना है, रेशोस को ऊपर भी ऐड कर दो, नीचे भी ऐड कर दो। अब आगे इनके साथ वेक्टर लिखने हैं। वेक्टर कैसे लिखने हैं बच्चों, ये क्रॉस में, u के क्रॉस में a वेक्टर है, a यहां लिख लो, w के क्रॉस में c वेक्टर है, c यहां लिख लो, ये आपका बन गया e। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप यहां पहुंच गए।
अब क्या करना है, आई को सामने रखा हुआ है हमने, आई बनाना है, हर सवाल में आई को कंप्लीट करना है, यानी हमने तमाम एंगल बाइसेक्टर का आगे आई की शक्ल में जवाब लाना है। ये टारगेट हमने सामने सेट किया हुआ है। तो हमेशा थ्योरम में मैं बताया करता हूं कि सर्टेन अजम्पशन लेनी है, अपने टारगेट को सामने रखना है और हमने टारगेट के मुताबिक कैलकुलेशंस उसमें करनी। तो आए आगे, अब आपको समझ लग गई है इंशाल्लाह, अब आप पहुंच चुके हैं रिजल्ट पर। तो पहली बात यह है कि अब यहां पे इसको देखते हुए क्या चीज की मिसिंग है, इसमें बच्चों कंपेयर कर लो, वी बी की मिसिंग है, एडिंग वी इनटू वेक्टर बी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, इधर भी वी वेक्टर के साथ ये बी ऐड किया, इधर भी वी के साथ ये बी ऐड किया, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इधर भी ये बेटा v के साथ b ऐड करना है, इधर भी v के साथ b ऐड करना है। अब आगे क्या करना है, डिनोमिनेटर में ये चीज लानी है, तो u प्लस वी प्लस w दोनों तरफ जैसे इधर किया था, इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो। तो इसके सामने जो है बच्चों हमारे पास i बन चुका है, इस एंगल बाइसेक्टर के सामने भी हमारे पास i बन चुका है। अब हम तीसरे एंगल बाइसेक्टर पर भी यही काम करेंगे, सारा यही प्रोसेस करेंगे। तीसरा एंगल बाइसेक्टर क्या है, CF, वही बात, सब में सेम बात, एज CF इज एंगल बाइसेक्टर, as CF is angle bisector, so F divide segment AB, F divide segment AB, F divide segment AB in which ratio, F divide segment AB in which ratio। आओ यहां से देख लो, इधर V आएगा और इधर U आएगा, यहां पे ये चेक कर लो, इधर V आएगा और इधर क्या आएगा, U। तो यही काम इधर मैंने किया, ये CF है, F डिवाइड सेगमेंट AB इन, ये V इधर आएगा और ये U इधर आएगा। आपकी मर्जी है, हर एक के सामने ये डायग्राम पेपर के मुताबिक टाइम को देखते हुए बनाएं या ना बनाएं। तो यहां से अब आगे बेटा वही सारी कैलकुलेशन, सारा कुछ वही। तो इस पॉइंट F का पोजीशन वेक्टर जो है वो F है, ये कैसे निकालना है, इन्हीं रेशोज को ऊपर ऐड कर दो, नीचे इन्हीं रेशोज का सम ले लो और वेक्टर जो क्रॉस में पड़े हैं, V के साथ ये B वेक्टर लिखना है और U के साथ ये क्या लिखना है, उसके क्रॉस में A वेक्टर है। अब आगे मैंने कैलकुलेशन सारी वही जो इधर की थी, अब मैंने उसको मिटाना है, मेरे पास स्पेस थोड़ी है, अब मैंने इसको मिटाना है बच्चों। तो ये बात अब बार बार इसकी जरूरत नहीं है, अब हम बिल्कुल अपने टारगेट के करीब पहुंच चुके हैं। तीसरा जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है उसका भी जवाब आई बनाना है, ये इक्वेशन 2 है और ये 1 है। तो आए इससे अगला हिस्सा मैं यहां पे करता हूं बेटा, यहां से इस क्वेश्चन का बाकी हिस्सा मैंने ये किया, यहां पे किया, मैं आपको ये अभी समझाता या कराता हूं। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक माजरत करना भूल गया, एक्चुअली इस पूरे थ्योरम को मैं चाहता था कि एक ही व्हाइट बोर्ड पर मैं करूं ताकि एट ए टाइम आपको सारी कैलकुलेशन नजर आए। साथ मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई थी इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। यहाँ पे पहले मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई थी। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं सारे क्वेश्चन को, इस सारे थ्योरम को एट ए टाइम एक ही व्हाइट बोर्ड पर आपको नजर आए। तो उसके लिए मुझे बेटा बिल्कुल नया मार्कर शार्प टिप वाला यूज करना पड़ा, तो ये थोड़ा बारीक लिखा हुआ है, तो मैं इसके लिए माजरत खाऊं। आपको देखने के लिए, इसको देखने के लिए आपको दिक्कत पेश आ रही होगी, मुश्किल पेश आ रही होगी, तो मैं इसके लिए माजरत खाऊं। आप बच्चों थोड़ा जूम करके देख लें ताकि आपको, आप बच्चों इसको जूम करके देख लें। तो आए बच्चों मैं ये आपको यहाँ से ऑनवर्ड जो है ये बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ से अब आगे बच्चों ये मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको वाइंड अप कर देता हूँ। यहाँ से अब आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये कैलकुलेशन बनी। अब यहाँ भी आगे हमने वही काम करना है, तमाम बाकी अल्टीट्यूड्स की तरह ये सब के सामने आई मुकम्मल करना है, आई कंप्लीट करना है, बनाना है। तो इसमें जो भी मिसिंग है, WC मिसिंग है, तो दोनों तरफ WC ऐड कर दिया और नीचे U प्लस V प्लस W से अगले स्टेप में डिवाइड कर दिया। आप गौर करें हर पार्ट में ये तरतीब जो है मैंने चेंज कर ली है, यहाँ से अगले स्टेप में इधर भी देखें तरतीब बदली है। सिर्फ ये है
कि वो पूरा मुकम्मल आई वाजे नजर आए, वाजे बनकर नजर आए। तो ये यहां पे भी आई बन चुका है, तमाम एंगल बाइसेक्टर्स के सामने आई बन चुका है। इट मीन हर एंगल बाइसेक्टर का आई जो है वो कॉमन पॉइंट है। अब आप देखें इक्वेशन 1 2 3 को देखें, इनकी ये राइट हैंड साइड आई है, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट्स वाई इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग 1 2 3 वी हैव, क्योंकि तमाम का जवाब आई के इक्वल है, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर लिया। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किया और सबके आगे आई लिख दिया। लेकिन बच्चों गौर करो, इसमें ये काम थोड़ा सा, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि तरतीब एक खास इस तरह की रखनी है कि डी को या सी को या बी वेक्टर को राइट पर रखना है। और ये देखें ये भी एक खास तरतीब है, हर आई के अंदर यहां पे अब जो मैंने लिखा है ना, ये गौर करो, हर आई के अंदर जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है, ये देखो ये वैल्यू है, इसमें ये V और W पे ब्रैकेट है, तो नीचे भी V और W पे ब्रैकेट डाली है। ये एक मतलब या मकसद है जो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताने लगा हूं। आगे देखो इक्वेशन 2 में ये U और V पे ब्रैकेट है, तो नीचे भी U और V पे ब्रैकेट डालो, यानी जिन पे ऊपर 2 पे ब्रैकेट है, नीचे उन्हीं 2 वैल्यूज को इकट्ठा करके ब्रैकेट डालो। 3 इक्वेशन में आओ, 3 इक्वेशन ये है, U और V पे ब्रैकेट है, तो मैंने U और V पे ब्रैकेट डाली, इधर V और W पे इकट्ठा करके ब्रैकेट डाली। क्यों, वेट करें बताता हूं। इन तीनों की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल किया, और ये तीनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है, हर एक जो है ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो इधर आई लिख लिया सामने ये, और ये आई क्या है, ये वेक्टर है, तो आई के ऊपर वेक्टर डाल दिया, यानी इनफैक्ट आई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है, ये जो आई पॉइंट है, जैसे बाकियों के अंदर मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है ABC पोजीशन वेक्टर, आई का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आई लेटर से लिख रहा हूं, इसलिए इसको लिखा आई वेक्टर। अब नीचे कंक्लूजन निकल रहा है, गौर करना, अब यहां से आगे कंक्लूजन निकल रहा है, गौर करना। यही बात अब प्रूव होने लगी है फ्रॉम अबव इस एक्सप्रेशन से। इट कैन बी सीन या इट इज क्लियर दैट आई लाइज, आई पॉइंट की बात हो रही है, आई पॉइंट लाइज ऑन द ऑल एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये सारों का क्या है, कॉमन पॉइंट है। जितने भी एंगल बाइसेक्टर हैं उनके सब के आगे ये आई जवाब बन रहा है। इट मीन सारे एंगल बाइसेक्टर का आई कॉमन पॉइंट है, क्योंकि सारे एंगल बाइसेक्टर इसमें से पास हो रहे हैं। या दूसरे लफ्जों में आई लाइज ऑन ऑल एंगल बाइसेक्टर, मतलब आई तमाम एंगल बाइसेक्टर के रास्ते पर पड़ा है। जितने भी एंगल बाइसेक्टर हैं सारे के सारे आई में से पास हो रहे हैं। इट मीन आई क्या है, उनका कॉमन पॉइंट है। और फिर इसका क्या मतलब हुआ, एंगल बाइसेक्टर्स क्या हैं, कंकरेंट हैं। यही बात कह रहा हूं, हेंस एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। यहां तक ही काफी है, लेकिन यहां से आगे चाहें तो ये जो तरतीब थी ना, जो मैंने कहा था थोड़ी देर बाद बताने लगा हूं, यहां तक ही काफी है। लेकिन अगर आप यहां तक ही काफी है, लेकिन आप समझते हैं कि अगर आपके पास पेपर में टाइम है तो यहां से एक बात आगे आपने लिखनी है, वेयर, ये जो आई वेक्टर है, वेयर आई डिवाइड, ये जो आई पॉइंट है, वेयर आई पॉइंट डिवाइड, हर एक एंगल बाइसेक्टर को एक खास रेशो में डिवाइड कर रहा है। क्या मतलब, आई डिवाइड एडी सेगमेंट, आई डिवाइड एडी सेगमेंट इन विच रेशो, ये वाली रेशो, एडी सेगमेंट की ये रेशो होगी V प्लस W, यू लिखेंगे V प्लस W रेशो U, ये रेशो, and I divide BE angle bisector in which ratio, ये वाली U plus W ratio V, U plus W ratio V, and I divide CF angle bisector CF in which ratio, U plus V ratio W। यानी एंड पे आपने ये बात लिखनी है अगर टाइम हो, और अगर हो सके
तो एंड पे आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, एंड आई डिवाइड द एंगल बाइसेक्टर एडी इन दिस रेशो, BE in this ratio, and CF in the ratio U plus V ratio W, U plus V ratio W। ये अगर टाइम हो तो एंड पे ये बात आपने लिख लेनी है, वरना इधर तक ही काफी है। अगर हो सके तो ये लिख लेना, अगर पेपर में टाइम हो तो ये एंड पे जो मैंने बात लिखी है हो सके तो ये लिख लेना, वरना इधर तक ही काफी है। तो मैंने काफी डिटेल में बच्चों बताया है, उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी। मैं एंड पे समराइज कर रहा हूं। आपने बेटा क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आई को सामने रखते हुए हर एंगल बाइसेक्टर पर आपने क्या करना है, हर एंगल बाइसेक्टर पर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम प्लस रेशो फार्मूला लगाते हुए इस तरह की शेप्स बनाते हुए आपने आई को मुकम्मल करना है। आपने आई को मुकम्मल करना है, तीनों एंगल बाइसेक्टर के सामने आई बन जाएगा, इनको इक्वेट कर लो और एंड पे आपने कहना है all the angle bisectors passes through I, because ये I के इक्वल है, so I lies on angle bisector, I is their common point। कोई मर्जी बात लिख लें, lies कह लें, common कह लें, passes through I कह लें, तीनों में से कोई एक जुमला बोल लें। hence the angle bisectors are concurrent। और एंड पे ये रेशो वाली बात आपकी मर्जी है, ये लिखें या ना लिखें, ये जो हमने तरतीब बनाई थी। That's all of my lecture। बच्चों मैं एक और बात भी आपको इसमें बताता चलूं, ये जो अभी मैंने प्रूफ करवाया क्वेश्चन 11 का पार्ट 2, जिसमें हमें ये प्रूव करना था कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट, अभी मैंने प्रूव भी कराया आपको। ये एक दो और मेथड भी हैं इसके जिससे इसको प्रूव किया जा सकता है, और वो छोटे मेथड भी हैं, शॉर्ट मेथड हैं, लेकिन उनके कराने का बिल्कुल फायदा नहीं है। वजह यह है कि वो जो प्रूफ हैं या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से प्रूव किए गए हैं, कराए जा सकते हैं, या सिंपल ज्योमेट्री के मेथड से प्रूव किए जा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वेक्टर का जिक्र फिक्र बिल्कुल नहीं है। इसलिए उस मेथड से करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि हमेशा ये पिछले 2-3 साल से ये होता आ रहा है। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात का जिक्र किया था कि वेक्टर से जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो साथ वो मेंशन करता है बाय वेक्टर मेथड प्रूव, यानी प्रूव दिस रिजल्ट, जो भी क्वेश्चन है साथ मेंशन है कि बाय वेक्टर मेथड, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन किसी और तरीके से भी हो रहा है, ज्योमेट्रिकल या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से भी हो रहा है, तो वो प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ कर आ चुके हैं। यहाँ जो आप फर्स्ट ईयर में अपग्रेड हो गए हो, इसलिए मेंशन है, साथ मेंशन कर देता है पेपर सेटर कि विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एनालिसिस या विद द हेल्प ऑफ वेक्टर कैलकुलेशन आपने इस स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को या इस थ्योरम को वेक्टर मेथड से करना है। दैट्स वाई मेरा आपको यही मशवरा है कि मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले वेक्टर मेथड के साथ कराया है, आप वो कर लें। ज्योमेट्री के मेथड से या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से ना करें, वो इसका प्रूफ प्रीवियस क्लासेस में आपने किया है। दैट्स वाई ज़ाती तौर पे मेरा मशवरा ये है कि जो मैंने अभी मेथड कराया था वेक्टर मेथड, उससे ही बेटा करो। इसलिए मेरा जो मशवरा है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया वेक्टर मेथड से, आप उस मेथड से ही करो।